हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। मैं जोनी कुमार और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान क्लास 12th। और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हम 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आज जो हमारा है वो है किसी समरूप गोलीय कोष, या फिर कह सकते हैं खोखले गोले के कारण वैद्युत अक्षेत्र। ठीक है, तो आज हमें जो गॉस के अनुप्रयोग में आज पढ़ना है वो है गोलीय कोष के कारण वैद्युत अक्षेत्र। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, और इस पर हमें आवेश देने पर वो क्या आता है, एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है, अब हमें इसके कारण ज्ञात करना है। एक तो मान लीजिए हमें कोई बाह्य बिंदु P है, उस पर निकालना है, एक बार पृष्ठ पे निकालना है और एक बार इसके अंदर निकालना है। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट है वो क्या करते हैं, बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर जब हमारा जो दूरी है वो क्या है, ग्रेटर देन है रेडियस, यानी त्रिज्या से ज्यादा है। यानी मान लीजिए यहां से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत अक्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इससे होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ एज्यूम करते हैं, यानी एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ एज्यूम करते हैं, और उस पर मान लीजिए क्या लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds, एक छोटा क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं। तो ds के जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। अब देखते हैं कि यहां से जो इसकी डिस्टेंस है वो इक्वल होने की वजह से प्रत्येक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इक्वल होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, त्रिज्यक यानी रेडियली आउटवर्ड होगी, त्रिज्यक बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पर E की डायरेक्शन भी इस पॉइंट पर आउटवर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में अब हमें क्या निकालना है, P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स जैसे कि हमने पढ़ा है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू किसके होता है, अगर ये बंद लूप है यानी क्लोज है, तो यहां से इसका हम क्या करते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस। और गॉस के नियम के अनुसार जो हमारा ये फ्लक्स होता है किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। और देखा जो कि हमने बताया कि इस कंडीशन में जो थीटा है वो हमारा कितना है, 0 डिग्री है। तो कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से हमारा हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर ई जो है कि सर्वत्र एक समान है, यानी वैद्युत अक्षेत्र सभी जगह एक समान है, तो ये हमारा जो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो इसके लिए जो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा लेंगे, क्योंकि हमारी डिस्टेंस यहाँ से आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से अगर मैं ई की वैल्यू फाइंड करूं तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, आपने इसको ऐसे देखा होगा कि बिंदु आवेश के कारण जब हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो सेम फॉर्मूला हमारे पास आया था। तो इसका मतलब यहां पर जो किसी बाह्य बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है वो सिमिलरली ऐसे होता है कि जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी कह सकते हैं कि संपूर्ण जो आवेश है वो कहाँ है, इसके केंद्र पर केंद्रित हो। तो यहां से जो ई है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट करें, मान लीजिए हमें इसके कहां निकालना है, इसके पृष्ठ पर, यानी सेकंड जो निकालना है कहां पर निकालना है, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर जो होगा यानी जो डिस्टेंस आर हो जाएगी किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आर इक्वल टू आर रखते हैं, तो यहाँ से ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम आंतरिक बिंदु थर्ड जो है वो कहाँ निकालना है हमें, आंतरिक बिंदु पर। मान लीजिए यहाँ से कोई डिस्टेंस यहाँ से आर डैश है कोई भी, उस पर कोई भी पॉइंट है पी, उस पर इनवर्ड हमें निकालना है। तो उससे हम होकर क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ एज्यूम करते हैं। तो इससे अगर हम निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, आप देखिए कि इसके अंदर कोई भी यानी गोलीय कोश के ऊपर, यानी जब आवेश हमारा जो दिया गया था वो एक समान रूप से वितरित हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। यानी अंदर जो आवेश है, अंदर नेट आवेश यानी कुल आवेश Q इज इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स E इक्वल टू भी आपका कितना हो जाएगा, 0। यानी किसी गोलीय कोश के कारण जो आंतरिक बिंदु है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर यहां से हम इनके ग्राफ ड्रॉ करें, मान लीजिए कोई आपका चालक था, तो इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो यानी रेडियस के अलोंग जो यहां तक होता है, यहां पे वैल्यू जो E की होती है वो कितनी होती है, E इक्वल टू 0। E इक्वल टू कितना होती है, 0। कब होती है, जब हमारी रेडियस की जो R यानी सॉरी R की जो वैल्यू हो वो लेस देन क्या हो, लेस देन R हो। यानी R की जो वैल्यू हो वो क्या हो, लेस देन R हो। या फिर इधर भी कह सकते हैं कि R लेस देन R है, तो दैट मीन्स क्या है, आंतरिक बिंदु है, और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। अब यहां से जैसे ही डायरेक्शन अगर हमारी R है वो इंक्रीज होगी, यानी अभी हमने पढ़ा था कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी के बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र घटेगा। तो यहां से जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, एक वक्रीय लाइन मिलती है। यानी यहां से E ऑन आर स्क्वायर, ऐसे ही अगर सिमिलरली इधर की साइड देखेंगे तो E दूसरी 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टॉपिक जो था वो था क्या था, मैं गोलीय कोश के कारण। तो गोलीय कोश के कारण जो बाह्य बिंदु पर होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सिमिलरली उसी तरह होती है कि मान लीजिए कि ये संपूर्ण आवेश इसके कहां हो, केंद्र पर केंद्रित हो। और पृष्ठ पर बात करेंगे तो वहां पे हमारा आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, रेडियस के। तो वहां से भी सिमिलर फॉर्मूला मिलता है Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आंतरिक बिंदु के लिए जो नेट आवेश है हमारा वो 0 हो जाएगा। इसी की वजह से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यानी नेक्स्ट जो इसमें अनुप्रयोग है वो है हमारा किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब यहां पे जो हमें पढ़ना है वो किसी आवेशित अचालक गोले को गोले के कारण पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए कोई हमारा एक आवेशित गोला है जिसके अंदर क्या है, आवेश उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या है, वितरित है। और जिसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए कितनी है, कैपिटल आर है। तो रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो यहां से अगर मैं देखूं इसका, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, क्योंकि जब किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। तो यहां से अगर मैं देखता हूं आयतन आवेश घनत्व वो क्या होता है आपका रो। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V, और V यानी वॉल्यूम, और गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई, जैसे हमने पहले निकाला था, अब हम किसी बाह्य बिंदु पे याद करते हैं। तो बाह्य बिंदु पर यानी जहां जो आर है वो ग्रेटर देन है आपकी रेडियस से। मान लीजिए यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है इस अचालक गोले के कारण। तो हम क्या करते हैं, यहां से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और उस पर एक पृष्ठ लेते हैं अल्प क्षेत्रफल यानी ds। तो ds अगर यहां पे लेते हैं तो इसके कारण सेम जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी।
यानी बाहर की ओर, और गोले के कारण जो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे तो समरूप होने के कारण यानी समान दूरी के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा भी होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी और बाहर की ओर त्रिज्यक होगी यानी रेडियली आउटवर्ड होगी। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, तो यानी फाई, सिमिलरली फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो थीटा है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री होगा तो यहाँ से 0 कोस 0 की वैल्यू आपकी होती है 1, तो हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ई और डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने जो पहले भी निकाल रखी, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर मैं ई की वैल्यू फाइंड करूं तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी सिमिलर ऐसे ही फॉर्मूला मिला है जैसे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसी बाह्य बिंदु पर, वो भी सिमिलर ऐसे ही होगी जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण हो, और या फिर कह सकते हैं कि संपूर्ण आवेश जो हो उसके केंद्र पर केंद्रित हो। तो यहां से जो ई है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अब बात करें यहां से क्यू की वैल्यू, अगर हम यहां से देखते हैं क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू, यानी क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे इस वैल्यू को हम अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। और इससे यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमने इस प्रकार क्या है, किसी बाह्य बिंदु के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला निकाल रहा है। अब हम मानते हैं किसी पृष्ठ पर कोई, यानी इस पृष्ठ पर कोई बिंदु है P, उस पर हमें निकालना है। तो पृष्ठ पर निकालने के लिए यहां पर जो हमारा हो जाएगा, यानी जो R है, R की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी R के, यानी दूसरा जो पॉइंट है वो कहां निकालना है हमें, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर R इक्वल टू R पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे ही हम क्यू की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे भी हम क्यू की वैल्यू रखेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू आर पुट करेंगे तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई की जो वैल्यू हो जाएगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट बचता है तीसरा, वो बचता है किसी आंतरिक बिंदु पर। किसी आंतरिक बिंदु पर अगर हमें अब ज्ञात करना है, तो आंतरिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये सेम एक हमारे पास ये गोला था जिस पर पूर्ण रूप से वितरित था। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी थी r, तो इसमें हमें r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इससे होकर ही एक गॉसियन पृष्ठ एज्यूम करते हैं। तो जो आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी जो हमें पहले आवेश इसको दिया था क्या था, वो एक समान रूप से इसके आयतन में वितरित हो गया था, तो उसका कुछ भाग जो होगा वो इस गॉसियन पृष्ठ के दायरे में आएगा। मान लीजिए उस आवेश की जो मात्रा है, टोटल जो इस पर आवेश था वो क्यू था, अब मान लेते हैं इस गॉसियन पृष्ठ में जो परिबद्ध आवेश है वो कितना है, क्यू डैश। तो यहां से अगर क्यू डैश की वैल्यू निकाले तो क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी डैश, रो इंटू वी डैश, यानी क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो की वैल्यू अगर यहां से देखें तो क्या होती है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके लिए अगर मैं छोटी ये गोला जो मैंने माना है गॉसियन पर, इसका वॉल्यूम निकालूं तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्यू डैश हो जाएगा आपका क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन
आर क्यूब। अब मैं ज्ञात करूं कि मुझे क्या निकालना है, इसके कारण किसी बिंदु पर निकालना है, तो यहां से जो होगा ई डॉट डी एस, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पृष्ठ है आपका डी एस, उसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा डी एस, ये भी क्या होगा आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली आपका आउटवर्ड होता है क्षेत्रफल सदिश, और प्लस के इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की ओर होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। और जैसे कि अगर हमने कहा है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, गॉस के नियम से परिबद्ध आवेश का क्यू, यानी क्यू है क्यू डैश है, उसका 1/ε0 गुना हो जाएगा, यानी क्यू डैश अपॉन ε0। तो ये जो है ये किसी के आंतरिक बिंदु के लिए, आंतरिक बिंदु के लिए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू डैश अपॉन ε0, और ई डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डैश अपॉन ε0, और यहां से इसकी वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगी 4 पाई, और इससे यहां से आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन ε0, या फिर ई की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगी 1/4 पाई ε0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से क्यू डैश की वैल्यू अब यहां पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर क्यूब, यानी इस क्यू की वैल्यू रखते हैं क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर एज इट इज, तो 2 से यानी इसके 3 कैंसिल, एक पावर यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यानी 2 ऊपर जाएगा तो 3 - 2 यानी r की पावर 1 यहाँ पे बच जाएगा, तो e इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है हमारा किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अगर यहाँ से अब हम क्या करें, क्यू की वैल्यू जो हमने यहां से दी थी क्यू इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/4 पाई ε0, क्यू की वैल्यू रखते हैं, क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू आर, और ये आर क्यूब अपॉन में एज इट इज, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन 3/3 इंटू आर। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा क्या है कि किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किसी अचालक गोले के कारण। तो इस प्रकार हमने 2 आज ये जो है अनुप्रयोग कंप्लीट किए हैं। अब थर्ड जो है वो है किसी चालक के कारण, किसी विलगित गोलीय चालक के कारण। अब देखिए चालक के कारण जो होता है वो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे इसमें, और कैसे हमें पता लगेगा कि कहां पे इसमें आवेश किस तरह क्या होगा। अब अगर हम देखें कोई भी अगर विलगित गोलीय चालक करें तो विलगित गोलीय चालक का जो नेट आवेश है, नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब नेट आवेश शून्य है तो उसके आंतरिक बिंदु पर और बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ई 0 होगा। यानी जब उसका नेट आवेश क्या है, शून्य है, ठीक है, यानी किसी भी विलगित गोलीय चालक यानी उसके पास उतने ही तो संख्याओं में पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो आंतरिक बिंदु पर भी आवेश शून्य है और बाह्य, तो इसका मतलब क्या होगा, जब उसमें कुल आवेश यानी नेट आवेश शून्य है तो आंतरिक बिंदु पर भी उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा और बाह्य पर भी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां से कहीं से आवेश दे दूं, कोई भी आवेश मैं इसको यहां से दे दूं, तो आवेश देने से क्या होगा, तो यहां से जो ये जिस प्रकृति का होगा, या पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, यानी उसके कारण इस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण जो यहाँ पर आवेश है, ये अतिरिक्त आवेश, ये क्या करेगा, यहां से अधिक दूरी पर जाने का प्रयास करेगा, यानी इसके अंदर वो क्या करेगा, गति करेगा। तो यहां से वो ज्यादा दूरी पर यानी अधिकतम दूरी क्या करेगा, वो यहां पर जाकर इसकी सतह पर एकत्र हो जाएगा। लेकिन यानी जैसे ही हम किसी चालक को यानी विलगित चालक को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो आवेश देने पर क्या होता है, एक कुछ क्षण के लिए इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र
उत्पन्न हो जाता है, यानी स्थापित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कुछ समय के लिए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन 10⁻⁹ सेकंड, 10⁻⁹ सेकंड के बाद ये क्या करते हैं, पुनः अपने आप व्यवस्थित हो जाते हैं और टोटल क्या आ जाता है इसके सतह पर, यानी जो आवेश है वो कहां पर पहुंच जाता है, इसकी सतह पर पहुंच जाता है। अगर इसके अंदर ऐसा न होता तो क्या होता, प्रतिकर्षण के कारण ये जो चार्ज है ये बल का अनुभव करता, यानी प्रतिकर्षण बल की यानी बल का अनुभव करता, और बल का अनुभव करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक धारा बहती, लेकिन गोलीय चालक में ऐसे धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य हो जाएगा, जिसके कारण इस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, और इस स्थिति को हम बोलते हैं साम्य स्थिति। क्या बोलते हैं, साम्य स्थिति। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब यानी इसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो और इसके यानी इसके कारण जो आवेश है वो सतह पर कब होगा और स्थिर, उस पर कोई वैद्युत बल कार्य न करे। तो इस प्रकार हम जो चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं वो सिमिलरली हमें किसके कारण कैसे निकलता है, जैसे गोलीय कोष के कारण होता है। तो सिमिलरली हमें वही फॉर्मूले यूज करने हैं जैसे हम क्या करते हैं, गोलीय कोष के कारण निकालते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज ये टॉपिक आपने अच्छे से एंजॉय किए होंगे और इनको आपने अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट टॉपिक यानी चैप्टर के जो सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। धन्यवाद।